today's chapter name is Financial Statement Analysis. This is chapter number 2 from your part C. हालांकि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एट टाइम्स ये देखा गया है कि जहां पर फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने डे 1 पढ़ा था, बैलेंस शीट वाला, सो बैलेंस शीट की जगह कई बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी अप टू 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले इसका ध्यान रखें कि ये चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा बाय द बोर्ड्स. इसमें 3 कोर एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं. पहला है कि why are we doing the financial statement analysis, that is objectives, importance and limitations. ये 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है और इसी तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द मीनिंग. एंड बिकॉज दिस चैप्टर इज कंप्लीटली अ थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर, और इस पूरी बुक में ये अकेला चैप्टर है जो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है. तो ध्यान रहे कि 3 मार्क्स के लिए आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे 3 मार्क्स वो भी बहुत रेयर है कि इस चैप्टर से 3 मार्क आए. कई बार ये सिर्फ एमसीक्यू में ही पूछा गया है, वो भी एक एमसीक्यू या ज्यादा से ज्यादा 2 एमसीक्यू में. तो ध्यान रहे इस चैप्टर से आपको सिर्फ 3 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है. So when we talk about the meaning of financial statement analysis, it's studying the relationship among the various financial factors in a business. Financial statement analysis है क्या? ये एक स्टडी है to know the relationship between the different elements in the financial statements of a company. अब इस स्टडी को करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स लगते हैं, और वो स्टडी कैसे कैसे की जाती है वो आगे के चैप्टर्स में हम रेशियोज के थ्रू, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे. पर ये चैप्टर हमें बताने वाला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है. तो अगर हम डेफिनेशन और मीनिंग के बेसिस पे इसके कोर मीनिंग की बात करें, सो वी हैव द 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फर्स्ट, कि जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, कंपनी का जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसे सिंप्लीफाई करना, उसे इस तरीके से कन्वर्ट करना कि दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर अ लेमैन. सो पहला पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? टू कन्वर्ट दैट कॉम्प्लेक्स डेटा of financial statements of a company into a more simpler version, or we can say into a more understandable format. Point number 2 says to classify the items contained in the financial statements in convenient and rational groups. Now, when we draw the financial statements of a company of or an organization, so बहुत सारे elements वहां पर एक अलग order में, accountancy के order में arranged होते हैं. But when we have to do the analysis, we have to take out few elements and we have to make their pair them up into different groups. So financial statement analysis ये भी करता है कि जो भी complex elements हैं उनको particular groups में arrange करता है, classify करता है, categorize कर देता है, ताकि हम उन दोनों elements के बीच के relationship को study कर पाए. जैसे कि आप current ratio के through study कर पाते हो the relationship of current assets with the current liabilities. But when we put current assets and current liability into the financial statements, तो वो एक चीज आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ दिखती है और दूसरी चीज आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखती है. सो अकाउंटिंग के फॉर्मेट में देखें तो एलिमेंट्स अलग अलग पैटर्न में अरेंज होते हैं, बट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव टू टेक आउट सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड वी हैव टू पेयर देम अप so that we can study the relationship. Third, they say to make comparison between the various groups and to draw various conclusions. अब जाहिर सी बात है कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को पेयर कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ताकि हम उसके रिलेशनशिप को पढ़ पाए, सो थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम उनके बीच का कंपैरिजन एनालिसिस कर पाए, हम उन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट कर पाए और उनके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए, विच कैन असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर फोरकास्टिंग, फॉर फर्दर पॉलिसी मेकिंग. और हमने जो पास्ट में एरर्स किए हैं या हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हम एक अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. पहला क्या है? पहला है
कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लेकर आना, सिंपलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। दूसरा है उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स अकाउंटिंग के फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं उसे एक डिफरेंट पैटर्न में कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, so that you can study the relationship of those elements. And third है to draw the conclusions by doing the comparison, a comparative analysis between those एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बेसिकली हम दो मेथड्स की यहां पर बात करने वाले हैं और दो ही मेथड्स हैं जो कि ज्यादा ट्रेंड में है, या हम बोल सकते हैं जिसे हम एक्चुअली एनालिसिस मानते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और दूसरा है वर्टिकल एनालिसिस। काफी हद तक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल मींस लाइक द लाइन विच इज गोइंग दिस टाइप, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर से नीचे, है ना। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं दैट इज समथिंग हॉरिजॉन्टल। अगर हम अप से डाउन या डाउन से अप मूव करते हैं दैट इज वर्टिकल। इसी पैटर्न पे ये दो एनालिसिस बनाए गए हैं। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? ये इस तरीके का एनालिसिस होता है जहां पर हम कंपनी के प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स को अपने करंट ईयर रिजल्ट्स के साथ मेजर कर रहे हैं। हम उन फिगर्स को निकालते हैं जो हमारे पिछले साल के। तो इट कैन बी अ स्टडी ऑफ the results of the company of the past 3 years. It can be a comparative analysis of the figures of the past 5 years. So अगर आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों कहला रहा है, फिर हम इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं, ये इसीलिए बोला जा रहा है कि इमेजिन दिस इज योर करंट ईयर और आप यहां पर प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 2, प्रीवियस ईयर 3 इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आप देखिए लाइन अगर ड्रॉ हो रही है तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पा रहे हैं इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। इसीलिए इस एनालिसिस का नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और इसे हम इंट्राफर्म एनालिसिस भी बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंट्राफर्म हो, ये इंटरफर्म भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के पास्ट ईयर के रिजल्ट्स को करंट ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकालना, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करना। Whereas when we talk about vertical analysis, what is that vertical analysis? It says when the single year results is being compared with a single element of that particular year. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को, अदर इनकम्स को, टैक्सेस को, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, इन सारी चीजों को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें, रेवेन्यू के टर्म्स में उसका हम एनालिसिस करें, कहने का मतलब यह है कि आप करंट ईयर की किसी एक वैल्यू को बेस वैल्यू मानोगे और उसी बेस वैल्यू को कंपेयर करोगे विद द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम ईयर, देन इट बिकम्स अ वर्टिकल एनालिसिस। इट कैन बी डन इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपने बैलेंस शीट के टोटल को बेस मान लिया और आप उस टोटल के साथ करंट लाइबिलिटीज का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, करंट एसेट्स का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, शेयर कैपिटल का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, तो आप एक तरीके से वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हो। सो वर्टिकल एनालिसिस क्या है? वर्टिकल एनालिसिस है सेम ईयर को के ही वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, वेयर इन वी हैव अ बेस वैल्यू for balance sheet, that base value can be the total of the balance sheet. For income statements, that base value can be the revenue from operations, जिसे हम net sales भी बोलते हैं। और इस तरीके से आप उस बेस वैल्यू को लेकर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हो। सो ये कहलाता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। होप आप लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं मैं जो भी यहां पे आपको बता रहा हूं। देखो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, आई नो, but I am here to decode that difficult language जो आप रिफ्रेशर से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं और आपको एक बार में रीड करने में समझ में नहीं आता। तो हमारा काम, मेरा काम यही है कि मैं आपको उस चीज को सिंप्लीफाई करूं। आई एम ओनली एनालाइजिंग योर रिफ्रेशर इनटू मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। सो आप इस लैंग्वेज को यूज करें समझने के लिए, इसको समझिए
और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ताकि जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस लिख कर आए तो आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख पाए, ना कि आपको किताबी आंसर्स को रटना पड़े। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं नोट्स बनाते जाइए। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपके पास कंटेंट आता जाएगा, एंड व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर बोर्ड्स तो आपके पास वो कंटेंट होगा जो आपका खुद का होगा, और खुद के कंटेंट को कभी याद नहीं करना पड़ता, वो तो आपका खुद का है, वो आपने बनाया है, इसीलिए आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए, सो ये तो हो गया हमारी मेथड्स की बात। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस? काफी हद तक हमने मीनिंग में कुछ पर्पसेस वैसे भी चेक कर लिए, बट अगर हम और डिटेल में पढ़े कि क्या पर्पसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, सो हियर आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स आई हैव टेकन आउट। जरूरी नहीं है कि आप पूरे पॉइंट्स लर्न करके जाएं, और जरूरी नहीं है कि आपको एक एक पॉइंट वैसा का वैसा ही लिखकर आना है। कोशिश करें कोर को समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो काफी हद तक आपको पर्पस या ऑब्जेक्टिव खुद ही समझ में आ चुका है, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ये बात भी जरूरी नहीं है कि आपको 8 पॉइंट याद करने हैं या 4 पॉइंट याद करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का वेटेज मैक्सिमम 3 मार्क्स है, सो a person who is learning 3 points, maximum 3 points will be more than enough for you all। बट मैं आपको 8 पॉइंट्स पूरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन 8 में से जो इजी लगे आप वो पिक कर लीजिए। पहला है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी। Definitely, the basic purpose of doing this analysis, doing this comparison, is to know the earning capacity of the firm। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, इसको हम चेक करते हैं बाय डूइंग दोज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस। हम पिछले साल में ज्यादा अर्न कर रहे थे या इस साल ज्यादा अर्न कर रहे हैं, हम इससे पहले के सालों में क्या परफॉर्म कर रहे थे, हमारे ग्राफ कैसे बन रहे हैं, आर वी मूविंग अपवर्ड और वी मूविंग डाउनवर्ड्स, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए वी हैव टू डू द एनालिसिस। सेकंड पॉइंट सेज टू मेजर द सॉल्वेंसी। You all must be knowing this. Solvency is nothing but the payment capacity of the firm in the short run and in the long run। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट कैपेसिटी कितना है, हम क्या अपने लोन्स को टाइमली पे बैक कर पाएंगे, क्या हम हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स को और हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स को पे बैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस चीज को बोला जाता है सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, और इसको चेक किया जाता है बाय डूइंग द एनालिसिस। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज का कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, रेवेन्यूज के साथ, हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स के साथ, हम जो कि रेशियोज में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इज माय फर्म अ सॉल्वेंट फर्म, अ फाइनेंशियली साउंड फर्म और नॉट। इस चीज को निकालने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। थर्ड, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, लगा हुआ पॉइंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना। नाउ हियर दे एक्चुअली मीन बाय द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब ये कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या फंड्स अवेलेबल है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज में ही उलझा हुआ है। क्या हम हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज को पे बैक करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या हम हमारी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और क्या इसके अलावा भी आप सरप्लस, क्या हम इतने फंड्स जनरेट कर पा रहे हैं कि हम हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आर वी केपेबल इनफ? दिस इज द मेजर थिंग विच इज चेक्ड बाय डूइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस के लिए फिक्स्ड एसेट्स का काफी हद तक रोल होता है कि कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स की वॉल्यूम्स क्या है, कंपनी में इक्विटीज की वॉल्यूम्स क्या है। इससे पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्गर है। जितनी ज्यादा इक्विटी होगी फर्म उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। व्हाई? बिकॉज जब ओनर्स फंड ज्यादा होता है इट मींस कंपनी के पास खुद का पैसा ज्यादा है, उनके एसेट्स उनके खुद के हैं, ओन्ड हैं, दे हैव नॉट टेकन एसेट्स ऑन लोन्स। तो जो एसेट्स लोन पे नहीं है उन पे फर्दर लोन्स लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, whereas जो एसेट्स ऑलरेडी लोन्स पे लिए गए हैं उनको आप मॉर्गेज नहीं कर सकते, उनके बेसिस पे आप फर्दर फंडिंग नहीं ला सकते। और अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, एक्सपैंड करना है, इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गेट दोज क्रूशियल इन्वेस्टमेंट्स।
कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही वैसे भी, कि न सिर्फ हम हमारे प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, बट हर फर्म चाहती है कि वो अपनी सेम इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर पाए, अपने डेटा को, अपने रिजल्ट्स को, अपने फिगर्स को, अपने ओनर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ उस रिपोर्ट को दिखा पाए कि वी आर डूइंग गुड एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। और वो कैसे हो पाएगा? व्हेन यू हैव दोज एनालिसिस विथ यू। एनालिसिस करने के बाद ही तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। सो एनालिसिस आपको वो टूल्स प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन कंपेयर योर वैल्यूज विथ योर कॉम्पिटिटर्स। For example, if you're a company which is into automobile sector, you're making let's say cars, आप cars बनाते हैं, तो आप अपने कंपैरिजन, आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बताना चाहोगे कि वी आर डूइंग गुड। और ये गुड की डेफिनेशन आप कैसे पैरामीटर में दिखाओगे, कैसे स्केल करके बताओगे कि यू आर डूइंग गुड और यू आर डूइंग बैड? It is just that scale on which you can compare your firm's performance with the other firm's performance. तो आप अपनी फर्म के परफॉर्मेंस को हिंदुस्तान यूनिलीवर के परफॉर्मेंस के साथ या आईटीसी के परफॉर्मेंस के साथ नहीं मेजर करोगे, नहीं कंपेयर करोगे। Why? Because these brands are not from your industry. आई होप आपको इंडस्ट्री पता है क्या होती है, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है 11th क्लास में, है ना? सो आप अपनी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करना चाहेंगे, आप कंपेयर करेंगे अपने आप को मारुति से, आप कंपेयर करना चाहेंगे टोयोटा से, आप कंपेयर करना चाहेंगे हुंडई से। सो इन बाकी फर्म के फिगर्स को निकालकर आप एक फाइनेंशियल एनालिसिस करके अपने इन्वेस्टर्स को बता पाते हैं कि यू आर डूइंग गुड और नॉट। और आप अगर अच्छा करते हैं, आपके एनालिसिस में दिखता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, सो इसके थ्रू आपको बहुत सारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। इसके बाद है टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। काफी हद तक सॉल्वेंसी पॉइंट से रिलेटेड है। सॉल्वेंसी में हमने लोन्स की पेमेंट्स की बात की थी, बट काफी बार कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन काफी होता है, डिविडेंड्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे इक्विटी ज्यादा है, शेयर होल्डर ज्यादा है, तो हमें हमारे पे डिविडेंड का बर्डन बढ़ जाता है। सो हमारे प्रॉफिट्स क्या इतने ज्यादा हो पा रहे हैं? आर वी अर्निंग enough to pay back those dividends, to pay back those interest which is pending on us? इस चीज को चेक करने के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, यस, हमारा बिजनेस का ट्रेंड क्या है? आर वी ग्रोइंग और आर वी गोइंग अपवर्ड और वी गोइंग डाउनवर्ड? इस तरीके के एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इसमें हर एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है। इसमें एक्सपेंसेस का एनालिसिस होता है, कैपिटल का होता है, लोन्स का होता है। क्या हमने लोन्स आगे बहुत ज्यादा लोन्स तो नहीं ले लिए? कहीं हमारे लोन्स इतने ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हैं कि वो एसेट्स को सरपास करने वाले हैं? कहीं हमारी करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई हैं? हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़ गए हैं? कहीं हम ऐसे एरियाज में एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड? ये सारी चीजें आप चेक करते हो इन द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस में। सेवेंथ हमारा पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को जज करने के लिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप ये भी देख पाते हैं कि आपका मैनेजमेंट राइट मैनेजमेंट है कि नहीं। क्या वो कंपनी के लिए सही डिसीजंस ले रहा है? क्या उसके डिसीजंस का इंपैक्ट आपके फिगर्स पे दिखता है? क्या प्रीवियस ईयर में लिए गए पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी डिसीजंस, मेजर डिसीजंस, उसका इंपैक्ट करंट ईयर में दिख रहा है? क्या करंट ईयर की वैल्यूज इंप्रूव हो रही हैं? ये प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर को जब आप कंपेयर करते हैं तो दिख जाता है कि मैनेजमेंट सही रास्ते पे लेके जा रहा है कंपनी को या नहीं लेके जा रहा है। लास्ट, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप अपने जितने भी यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन सब को, क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे पाते हैं जिसके थ्रू दे कैन have their own interest and they can take their own decisions. So these are the major objectives of doing financial statement analysis. As I said, it is not required that you learn all these 8 points. अगर आप इसमें से 2 या 3 या 4 भी याद कर लेते हैं तो more than enough है। और याद करना गलत वर्ड होगा, समझ लीजिए और कोशिश करिए कि आप खुद से ये चीजें लिखकर आ पाए। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज इस एनालिसिस का यूज क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं। अगेन यहां पर मैंने 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं, पर मैं बार बार आपसे ये बोलूंगा कि समझकर लिखना, समझकर पढ़ोगे ज्यादा बेटर है। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को
एज इट इज याद करने में लग जाओगे तो आप भूल जाओगे चीजों को। अकाउंट्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, और इसे प्रैक्टिकल ही रहने दो, इसे थ्योरी मत बनाओ। सो कोशिश करो कि आप समझ कर पढ़ो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या बता रहा है हमें। So point number one is taking investment decisions. Yes, after doing all the analysis, you have those crucial values, you have those crucial figures, which enables the management to take that investment decision. Are we capable enough to invest in the fixed assets? Can we go for a new plant? Can we have a new fixed asset? Can we buy a new machine? ये सारे crucial decisions जो होते हैं जिसे हम investment decision बोलते हैं, ये सारे possible हो पाते हैं when you do the financial statement analysis. So this is the major cause of doing the financial statement analysis, ताकि आप right time पे right decisions ले पाओ। Second है credit decisions लेना, कि अगर हमारी financial strength weak है, we are struggling with the funds, so should we go for credit? और credit भी अलग अलग तरीकों का होता है, ये आप लोग ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आए हैं। वन इज लाइक टेकिंग फंड्स फ्रॉम ओनर्स, दैट इज ओनर्स फंड। फिर बोरोड फंड्स हैं, बोरोड फंड्स में अलग अलग टूल्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। ओनर्स फंड्स में अलग अलग जो है टूल्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं बिजनेस स्टडीज में काफी हद तक, जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, जीडीआर है, एडीआर है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये सारे डिसीजंस भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ले पाते हैं कि आपकी अगर क्रेडिट जो स्टैंडिंग है वो वीक है, पुअर है, स्ट्रेंथ स्ट्रगलिंग है, और अभी आपके ऊपर काफी सारे लॉन्ग टर्म लोन्स पेंडिंग है, तो आप उस क्रेडिट को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप फंड्स को लेकर आ सकते हो। शुड वी टेक गो फॉर इक्विटी? क्या इक्विटी लेना सही होगा? क्या ओनर्स फंड लेना सही होगा? क्योंकि इक्विटी लेने का मतलब होता है आपकी ओनरशिप का डाइल्यूट हो जाना। तो इसीलिए क्रेडिट डिसीजंस को आप ले पाते हो बाय डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद होता है टेकिंग द डिविडेंड डिसीजंस। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ dividend on their investment. So are we earning that much? Are we generating that much profits कि हम डिविडेंड्स टाइमली दे पाएंगे? क्या हम इस साल डिविडेंड्स बांट पाएंगे? क्या हमारे पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि हम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे, या हमारे प्रॉफिट्स इस साल कम हो गए हैं क्योंकि हम पे लोन्स बढ़ गए? ये सारे क्रूशियल डिसीजंस भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बाद ही आप ले पाते हैं। उसके बाद है एस्टिमेटिंग द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। ट्रेंड वही है, ट्रेंड एनालिसिस मतलब वही कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये एक्सपेंसेस का एनालिसिस हो सकता है, रेवेन्यूज का एनालिसिस हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है इन द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। पूरे एनालिसिस के बाद आप ये भी कर पाते हैं कि आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या नई नई पॉलिसीज ड्रॉ करनी है, क्या नए नए फॉर्मुलेशंस करने हैं, क्या मेजर चेंजेस करने हैं, क्या आपको कॉस्टिंग्स को कम करना है। और कॉस्टिंग्स भी बहुत ही वाइड टर्म है। कौन सी कॉस्ट कम करनी है? क्या हमें एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को कम करना है? क्या हमें इस साल के प्रमोशंस को कम करना है? क्या हमें बोनसेस को रोकना है? क्या हम एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान दें? हमारा एडवर्टीजमेंट बजट जो है वो ज्यादा जा रहा है, क्या हम इसके ऊपर ध्यान दें? ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर पाते हैं। Talking about the next thing is the uses of financial statement analysis या the importance of financial statement analysis. अब यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से इस इंपॉर्टेंस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने अकाउंट्स के पहले चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वहीं से ये वाला पार्ट निकल कर आता है। और मेरा सजेशन है कि इसे उसी तरीके से लिख कर आइएगा कि जिस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अलग अलग ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए क्या क्या यूज होता था, वैसे ही कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस का इन डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंस होता है, यूज होता है। जैसे कि मैनेजमेंट के लिए क्या यूज होता है? टू ड्रॉ द पॉलिसीज, टू डू द कंपैरिजंस, to check the results, to check the reports, and to draw the new conclusions. Investors के लिए क्या significance है? Should they invest into the company? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो वैल्यूज हैं वो उन्हें एनकरेजिंग लग रही हैं? क्या उनको इस फर्म में पैसे डालने चाहिए, या ऑलरेडी इन्वेस्टेड वैल्यू को उन्हें डिसइन्वेस्ट कर लेना चाहिए? ये डिसीजन उन्हें फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे पाता है। क्रेडिटर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस फर्म को वो क्रेडिट दे रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारा क्रेडिट दे चुके हैं, वो फर्म क्या इतनी फाइनेंशियली वाइबल है कि इस साल उनका पैसा वो टाइमली पे बैक कर पाएंगे? क्या वो इस फर्म को आगे भी क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? ये डिसीजंस वो तभी ले पाते हैं व्हेन दे हैव दैट एनालिटिकल वैल्यूज, उनके पास वो रेशियोज हो, उनके पास वो वैल्यूज हो, तभी वो कंपेयर कर पाते हैं
और देख पाते हैं कि इस फर्म ने पिछले सालों के मुकाबले इस साल मेरी जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली की हैं या नहीं की हैं। हमने इनको क्रेडिट दिया था 90 डेज का, तो क्या इन्होंने 180 डेज में पेमेंट करा या 90 डेज से अंदर पेमेंट कर दिया? क्या ये अपनी सारी पेमेंट्स टाइमली करते हुए आए हैं या डिलेड पेमेंट्स करते हैं? इस तरीके से क्रेडिटर्स ये डिसीजंस ले पाते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। भाई आप एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप किसी कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करेंगे और उस कंट्री की गवर्नमेंट का पूरा राइट है, लीगल राइट है आपकी फर्म के बारे में जानने का। सो द गवर्नमेंट हैज कंप्लीट राइट्स टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। क्या ये फर्म टाइमली टैक्स पे करेगी? क्या ये फर्म कोई इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है? ये सारी चीजों को जानने के लिए गवर्नमेंट आपके वैल्यूज को एनालाइज करना चाहती है, आपके रिकॉर्ड्स को जानना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट को भी एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद सिग्निफिकेंस टू द एम्प्लॉयज, डेफिनेटली ये वो ग्रुप है जिसकी वजह से पूरी की पूरी फर्म जो है वो खड़ी हुई है। तो एम्प्लॉयज का तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट राइट है टू नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फर्म। क्या ये फर्म पिछले सालों के मुकाबले अच्छा कर रही है? क्या हमारी फर्म जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम 8 घंटे डेली के देते हैं, ये फर्म के पास हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है या नहीं है? शुड वी कंटिन्यू वर्किंग इन दिस फर्म और शुड वी चेंज, शुड वी स्विच टू अदर कंपनीज? ये सारी डिसीजंस एम्प्लॉयज को भी लेने होते हैं, उनका भी फ्यूचर है एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू डिसाइड फॉर देयर फ्यूचर। और वो फ्यूचर डिसीजंस तभी ले पाएंगे व्हेन दे हैव दीज वैल्यूज विद देम। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, फाइनेंशियल एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं। चलिए उनको भी जान लेते हैं कि क्या है वो लिमिटेशंस। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। पहला है द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के खुद के भी लिमिटेशंस होते हैं, और क्योंकि पूरा पूरा एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही बेस्ड है, तो वही सेम प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस हमारे एनालिसिस के ऊपर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं रिकॉर्ड करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जांपल, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम हिस्टोरिकल मेथड्स में हिस्टोरिकल वैल्यूज पे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो है वो एनालिसिस में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं और हमारा एनालिसिस इस वजह से वीक हो जाता है, एग्जैक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। वी ऑल नो दैट एवरी कंपनी वांट्स टू शो इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as much beautiful as they can। तो वो हमेशा अपने सेल्स को बढ़ाकर दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करना, एसेट्स को ओवर वैल्यू करना, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। और क्योंकि अगर ये गलत वैल्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड की गई हैं, सिर्फ लिक्विडेटिव वैल्यूज दिखाई गई हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, तो जब वो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो उनके कंक्लूजन्स भी इन गलत वैल्यूज पे बेस्ड होंगे, जिसकी वजह से एनालिसिस सही नहीं हो पाएगा। प्राइस लेवल चेंजेस, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सेम वैल्यूज पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। हम प्राइस का जो चेंज आता है, इकोनॉमिकल प्राइस मनी जो चेंज होती रहती है, जो रुपी का एक्सचेंजिंग रेट है, रुपी का जो पावर है, करेंसी पावर है, उसे हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, उस डेविएशन को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जिसने मान लो 1000 यूनिट्स जो है वो पिछले साल 10,000 रुपए में सेल करी, और नेक्स्ट ईयर वही सेम फर्म फिर से 1000 यूनिट जो है वो 10,000 की जगह 15,000 में सेल कर देती है। दिखने के लिए, कहने के लिए तो इन्होंने 10,000 की जगह इस साल 15,000 रुपए की सेल करी, तो टोटल इंक्रीज 5,000 रुपीज है, विच इज ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। बट यहां ध्यान दीजिए, यूनिट्स तो 10 यूनिट्स तो 1000 ही है, तो क्या सेल्स में कोई चेंज आया है? नहीं आया है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम मॉनेटरी वैल्यूज दिखा रहे हैं, हम स्टॉक्स की वैल्यूज नहीं दिखा रहे हैं, हम सेल्स की यूनिट्स नहीं दिखा रहे हैं, तो कई बार वो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स हो जाते हैं। देखने के लिए तो अच्छे अच्छे चेंजेस दिखते हैं, ग्रोथ दिखती है, बट
कोर में वो चेंज जीरो होता है। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज लूप होल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके बाद है कि हर फर्म अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर सकती है। वी ऑल नो अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, मेथड्स होती हैं, और किसी भी फर्म के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कोई फर्म सिंकिंग फंड मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही हो और दूसरी फर्म जो है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करती हो, तो आप उन दोनों फर्म के एनालिसिस, उन दोनों फर्म के वैल्यूज को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही फर्म की पॉलिसीज अलग है। ये एक और शॉर्टकमिंग है। इसके अलावा पर्सनल एबिलिटी भी काफी रोल प्ले करती है व्हाइल डूइंग द एनालिसिस। अगर जो एनालिस्ट है उसकी नॉलेज पुअर है, उसकी अकाउंटिंग नॉलेज लो है, मैनेजमेंट का उसको नॉलेज नहीं है, सो वैल्यूज अपने आप में कंपैरिजन करके नहीं देंगी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द एनालिस्ट। तो अगर एनालिस्ट वीक है, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस फील्ड का नहीं है, तो वो सही एनालिसिस नहीं कर सकता। और अगर एनालिस्ट अच्छा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो एनालिसिस प्रॉपर हो पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। ये सारी वजहों के साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह है कि हम पास्ट वैल्यूज पे बेस होकर फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए बैठे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। आप फ्यूचर को पास्ट के साथ कंपेयर करके नहीं बना सकते, नहीं इमेजिन कर सकते। हमारा करंट ईयर इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि 2019 की वैल्यूज के साथ अगर किसी ने 2020 प्लान किया, पर 2020 में पैंडेमिक आ गया, सब कुछ बदल गया। सो पास्ट की वैल्यूज के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट करना अपने आप में एक गलत चीज है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी खामी है। सो ये है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगेन एज आई सेड, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से जितने पॉइंट्स याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद उतने पॉइंट्स याद करें। मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे, वो मोर देन इनफ हो जाएंगे आपके लिए। सो इतना ही है हमारा चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1, जहां पे मैंने आपको बोला है बैलेंस शीट के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वहां पे ज्यादा फोकस करें। वैसे ही इसी चैप्टर में एमसीक्यूज और आपकी बुक्स के पीछे दिए गए 1 मार्क क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको पढ़ लीजिए। दिस चैप्टर विल बी डन। आपको इस चैप्टर में 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे ईयर्स में इस चैप्टर को कभी पूछा नहीं गया है, और जब भी ये जिस भी ईयर में इस चैप्टर को पूछा जाता है, सो चैप्टर नंबर 1 का वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर को मिलाकर दे कैन आस्क अ टोटल ऑफ 4 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इसी तरीके से प्रिपेयर करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, ये 3 एरियाज को पढ़ लीजिए, पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको A to Z चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बस आपका एक ही टास्क है, आपकी बुक्स के पीछे दिए गए एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस जो हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, या आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।